अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से तफहीम शरिया नाम की एक मुहिम चलाई जा रही है। उसके तहत ये वीडियोस तैयार किए गए हैं। ये है कानून निकाह का हिस्सा चहरुम। थीम है निकाह की किस्में यानी टाइप्स ऑफ मैरिज। निकाह की किस्में यहाँ पर लिस्ट किए गए हैं। हुक्म और नतीजे के एतबार से निकाह की 3 किस्में हैं। यानी अगर इफेक्ट्स देखें निकाह के तो निकाह की बेसिकली 3 किस्में हैं। निकाह सही यानी वैलिड मैरिज, निकाह फासिद यानी इनवैलिड मैरिज, निकाह बातिल यानी नल एंड वॉइड मैरिज। निकाह सही मजीद क्लासीफाई किया गया है 4 किस्मों में। एक है निकाह सही मौकूफ और निकाह सही नाफिज यानी ऐसा सही निकाह, ऐसी वैलिड मैरिज जो मौकूफ हो सकती है यानी पोस्टपोन हो सकती है, या ऐसा निकाह सही यानी ऐसी वैलिड मैरिज जो नाफिज हो सकती है यानी इम्पोज हो सकती है। निकाह सही में दूसरी 2 किस्में हैं, निकाह सही लाजिम और निकाह सही गैर लाजिम यानी ऐसी वैलिड मैरिज जो बाइंडिंग है और ऐसी वैलिड मैरिज जो नॉन बाइंडिंग है। देखते हैं सबसे पहले निकाह सही में मौकूफ निकाह क्या है और नाफिज निकाह क्या है, यानी वैलिड बट पोस्टपोन और इम्पोज मैरिज। जिस निकाह में दर्जे झैल शर्तें पाई जाए वो निकाह सही नाफिज कहलाएगा, वरना उसे निकाह सही मौकूफ कहा जाएगा। यानी यहाँ पर कुछ शराइत दिए गए हैं, कुछ कंडीशंस दी गई हैं। अगर ये सेटिस्फाई होती है तो ऐसा निकाह वैलिड मैरिज है और नाफिज है, यानी निकाह सही नाफिज इम्पोज मैरिज यानी ऐसी वैलिड मैरिज जो इम्पोज होगी। अगर मर्द औरत खुद ईजाब व कबूल करें या ईजाब व कबूल के लिए किसी वकील को ठहराएं तो ज़रूरी है कि वो दोनों और वकील सब आकिल व बालिग हों। यानी पहली कंडीशन ये है कि मर्द और औरत चाहे तो खुद प्रपोज और एक्सेप्ट कर सकते हैं, या उन्होंने किसी मीडिएटर को ठहराया या उन्होंने किसी वकील को एज मीडिएटर ठहराया। तो ये ज़रूरी है कि मर्द औरत और वो वकील सब के सब आकिल व बालिग हों यानी सेन और एडल्ट हों, यानी अक्ल रखने वाले हों, मजनू व पागल ना हो, और बालिग से मुराद एडल्ट हों, माइनर ना हो, छोटे बच्चे ना हों। अगर बाशऊर नाबालिग लड़की या लड़की ने अपना ईजाब या कबूल खुद किया तो ये निकाह वली की इजाजत पर मौकूफ होगा, और अगर मजनू ने किया तो निकाह मुनक़िद ही नहीं होगा। यानी अगर लड़का और लड़की नाबालिग है लेकिन ईजाब और कबूल उन्होंने किया है, प्रपोज और एक्सेप्ट उन्होंने किया है, तो ये निकाह वली की इजाजत पर डिपेंड करेगा, वली की इजाजत पर मौकूफ होगा। यानी जब तक गार्डियन इसकी परमिशन ना दे ये निकाह पोस्टपोन रहेगा। और अगर मजनू ने किया तो निकाह मुनक़िद ही नहीं होगा, यानी अगर किसी पागल ने निकाह किया हो ये निकाह सरे से वैलिड ही नहीं रहेगा, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, बल्कि नल एंड वॉइड हो जाएगा। निकाह में अगर वकील ने अपने मोकिल के लिए दिए इख्तियारा से तजावुज़ किया तो निकाह मोकिल की इजाज़त पर मौकूफ रहेगा। यानी निकाह से रिलेटेड जितनी परमिशन मर्द या औरत ने वकील को दी है, अगर वकील उस परमिशन से रिलेटेड लिमिट्स को क्रॉस करता है तब वो निकाह मोकिल की इजाजत पर मौकूफ रहेगा, यानी निकाह पोस्टपोन रहेगा उस वक्त तक जब तक कि मोकिल उसकी इजाजत न दे। नाबालिग या मजनू लड़का लड़की का निकाह वली अबाद ने कर दिया तो निकाह वली अकरब की इजाजत पर मौकूफ रहेगा। यानी गार्डियंस भी 2 किस्म के होते हैं, एक रिश्ते में करीब होता है और एक रिश्ते में दूर होता है। जो रिश्ते में दूर होता है उसको वली अबाद कहते हैं, जो रिश्ते में करीब होता है उसको वली अकरब कहते हैं। इस तरह से जो रिश्ते में करीब है उसकी मौजूदगी में एक ऐसे गार्डियन ने, एक ऐसे वली ने निकाह पढ़ा दिया जो रिश्ते में दूर है, यानी वली अबद ने अगर निकाह पढ़ा दिया तो ये निकाह उस वक्त तक पोस्टपोन रहेगा जब तक कि वली अकरब ने इसकी इजाजत न दी हो। अब निकाह सही की दूसरी 2 किस्में देखते हैं। एक है निकाह सही लाजिम और एक है निकाह सही गैर लाजिम, यानी ऐसी वैलिड मैरिज जो बाइंडिंग भी हो सकती है, जो नॉन बाइंडिंग भी हो सकती है। निकाह सही लाजिम से मुराद ऐसा निकाह है जिसमें ज़ौजैन में से किसी एक को या उनके औलिया को निकाह फस्ख करने का इख्तियार न हो। यानी निकाह सही लाजिम ऐसे निकाह को कहते हैं जिसमें दोनों फरीक या उनमें से किसी एक को भी या उनके गार्डियंस को भी निकाह को फस्ख करने का यानी निकाह को डिसॉल्व करने का कोई इख्तियार न हो, कोई राइट न हो। और अगर फस्ख का इख्तियार हो तो उसे निकाह सही गैर लाजिम कहा जाता है। यानी किसी एक को भी अगर निकाह फस्ख करने का राइट है, इख्तियार है, तब ऐसा निकाह निकाह सही गैर लाजिम कहा जाता है। निकाह लाजिम व गैर लाजिम की मंदरजे झैल सूरतें हैं। नाबालिग लड़का या लड़की का निकाह बाप दादा ने या मजनू या मजनूना का निकाह बाप दादा या बेटे ने किया हो तो ये निकाह लाजिम है। यानी ऐसा नाबालिग लड़के या लड़की का निकाह जिसमें वली बाप हो या दादा हो, या किसी मजनू का निकाह या मजनूना का निकाह बाप या दादा ने या बेटे ने किया हो तब ये निकाह लाजिम रहेगा, ये फस्ख नहीं किया जा सकेगा। अगर मज़कूरा अशखास का निकाह बाप दादा के सिवा किसी और वली ने किया हो
तो दो कफू में या महर मिसल के साथ निकाह कराया हो फिर भी निकाह लाजिम न होगा और लड़का या लड़की को खियार बुलूग हासिल होगा। यानी अगर लड़का या लड़की या दोनों नाबालिग हों और निकाह में वली की हैसियत से बाप या दादा ना हो बल्कि कोई और वली हो, उस वली की मौजूदगी में अगर ये निकाह हुआ हो, उसकी सरपरस्ती में अगर ये निकाह हुआ हो, उन्हें इख्तियार होगा कि बालिग होने के बाद काजी के पास पहुंचकर इस निकाह को फस्ख कराएं। अगर बालिगा आखिला लड़की ने अपना निकाह वली की इजाजत के बगैर कफू में महर मिसल पर किया तो निकाह लाजिम होगा। यानी अगर लड़की बालिग है, आखिल है, यानी अक्ल रखने वाली है, पागल नहीं है और उसने निकाह खुद किया है लेकिन वली की इजाजत के बगैर किया है, हालांकि कफू यानी कंपैटिबल लड़के से किया है और महरुल मिसल पर किया है, यानी उसके खानदान में जो महर उम्मन मुकर्रर होता है उसी पर किया है, तो ये निकाह लाजिम होगा। यानी उसके वली को निकाह मंसूख करने का हक न होगा। और अगर मज़कूरा लड़की ने वली अज़बा की इजाजत के बगैर कफू में महरुल मिसल से कम पर निकाह कर लिया तो वली को हक होगा कि चाहे तो शौहर से महरुल मिसल पूरा कराए, और अगर शौहर महरुल मिसल देने पर आमादा ना हो तो वली के मुतालिबे पर काज़ी निकाह फस्ख कर देगा। यानी अगर लड़की आखिल है, बालिग है, लेकिन उसके वली अज़बा यानी जो नियरेस्ट वली है जिसको हक होता है विलायत का, उसकी इजाजत के बगैर अगर वो कफू में निकाह करती है यानी अपने कंपैटिबल लड़के से निकाह करती है लेकिन महरुल मिसल से कम पर निकाह कर लेती है, तब वली को हक होगा कि वो चाहे तो शौहर से मुतालिबा कर सकता है कि वो महरुल मिसल उस लड़की को पूरा अदा करे, या अगर शौहर महरुल मिसल देने से इनकार करता है तब वली को हक होता है कि काजी को अप्रोच करे और निकाह फस्ख करने की रिक्वेस्ट करे। इसी तरह लड़की ने गैर कफू में निकाह किया तो भी वली काजी के जरिए निकाह फस्ख करा सकता है। यानी लड़की अगर बालिग है, आखिल है, लेकिन उसका शौहर गैर कफू में है यानी कंपैटिबल नहीं है, तब भी वली को यह हक होता है कि काजी को अप्रोच करके निकाह फस्ख करा दे। अगर किफात के बारे में धोखा ना दिया गया हो तो निकाह लाजिम होगा। यानी अगर किफात के सिलसिले में लड़के ने कोई धोखा नहीं दिया था, यानी जो हकीकत थी वही बता दिया था, उसकी बुनियाद पर ही अगर निकाह हुआ हो तो निकाह लाजिम हो जाएगा। यानी अगर किफात के सिलसिले में अगर कंपैटिबिलिटी के सिस्टम में लड़के ने धोखाधड़ी की है तब निकाह लाजिम नहीं होगा, बल्कि लड़की को या उसके वालिद को यह निकाह फस्ख कराने का हक होगा। ये ख्याल रहे कि जिन सूरतों में निकाह खत्म करने का हक दिया गया है, महज साहिब हक यानी वली के नामंजूर कर देने से निकाह खत्म नहीं हो जाएगा, बल्कि उसके लिए काजी का फैसला जरूरी होगा। यानी जितने भी सिचुएशंस हमने देखे हैं निकाह गैर लाजिम के, वो सिचुएशंस में ये जरूरी है कि लड़की या लड़की का वली किसी काजी को अप्रोच करे और काजी के फैसले का इंतजार करे, चूंकि निकाह को फस्ख करने के लिए काजी का फैसला जरूरी है। निकाह सही होने पर क्या अहकाम शौहर और बीवी पर लागू होते हैं वो देखते हैं। निकाह सही के दर्जे झेल अहकाम है। अगर बीवी नाशीजा ना हो तो उसका नफका शौहर पर वाजिब होता है। यानी अगर बीवी नाफरमान ना हो तो शौहर के लिए जरूरी है कि उसका मेंटेनेंस अदा करे। एक दूसरे से जिनसी ताल्लुक जायज होता है, बल्कि अगर शरई और तबई माने न हो तो ज़ौजैन के लिए एक दूसरे के तकाज़ा सनफी की रियायत वाजिब होती है। यानी एक दूसरे के रिक्वायरमेंट्स को केयर करना उनके ऊपर वाजिब है। मर्द औरत एक दूसरे के उसूली और फुरूई रिश्तेदार पर हमेशा के लिए हराम हो जाते हैं। यानी शौहर पर बीवी के असेंडेंट्स और डिसेंडेंट्स हराम होते हैं। इस तरह से बीवी के लिए शौहर के असेंडेंट्स और डिसेंडेंट्स निकाह के सिलसिले में हमेशा के लिए हराम हो जाते हैं। जब तक मनकोहा इसके निकाह में है उसके दूसरे महरम रिश्तेदार मर्द पर हराम होंगे। यानी आदमी बैक वक्त दो बहनों को निकाह में नहीं रख सकता, फूफी भतीजी को या खाला भांजी को निकाह में नहीं रख सकता। महर शौहर पर वाजिब हो जाता है। यानी निकाह अगर सही हो तो शौहर पर यह वाजिब है कि वो बीवी का महर अदा करे। निकाह के 6 महीने बाद से बीवी के बतन से पैदा होने वाले बच्चों का नस्ल शौहर से साबित होगा। यानी निकाह होने के बाद मिनिमम 6 मंथ्स के बाद अगर कोई औलाद पैदा होती है तो उस औलाद की रेस इस्टेब्लिश होगी, उसको शौहर का नस्ल मिलेगा। अगर निकाह रहते हुए ज़ौजन में से एक का इंतकाल हुआ तो दूसरा उसका वारिस होगा। यानी अगर मर्द और औरत में निकाह का रिश्ता कायम है, ऐसे मौके पर अगर दोनों में से किसी एक का इंतकाल होता है तो दूसरा उसकी मीरास का वारिस होगा। ज़ौजन में से एक दूसरे को जो कुछ हिबा करे वो नाकाबिले रुजू होगा। इन्हें अगर कोई चीज हिबा करते हैं, गिफ्ट करते हैं तो वो वापस नहीं लौटाया जा सकेगा। मर्द को तलाक का हक हासिल होगा। मनकुहा को अगर शौहर ने तलाक दे दी या शौहर का इंतकाल हो गया तो उस पर तलाक या वफात की इद्दत वाजिब होगी। यानी अगर बीवी को शौहर ने तलाक दे दी है
یا شوہر کا انتقال ہو گیا ہے تو ایسی سچویشن میں بیوی کو عدت گزارنا ہوگا۔ نکاح باطل کی تفصیل دیکھتے ہیں۔ انگلش میں اس کو نل اینڈ وائڈ میرج کہتے ہیں۔ نکاح باطل وہ نکاح ہے جو شرعاً منعقد ہی نہیں ہوا، یعنی سرے سے جو نکاح کنڈکٹ ہی نہیں ہوا، منعقد ہی نہیں ہوا، اس کو نکاح باطل کہتے ہیں۔ چنانچہ اگر ایجاب و قبول کے الفاظ ادا کرنے والوں میں ضروری اہلیت موجود نہ ہو، جیسے غیر ذی شعور بچہ یا مجنون ایجاب یا قبول کرے تو نکاح باطل ہوگا۔ یعنی نکاح کے جو شرائط ہیں اگر وہ پوری طرح سے نہ پورے کیے گئے ہوں تو نکاح باطل ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر پرپوز کرنے والے اور ایکسپٹ کرنے والے میں ضروری اہلیت نہ موجود ہو، جیسے کہ کوئی چھوٹا بچہ ہے، غیر ذی شعور بچہ ہے جس کو سمجھ نہیں ہے، یا کوئی مجنون یا پاگل ہے، ایسے لوگ اگر پرپوز یا ایکسپٹ کرتے ہیں تو نکاح باطل ہوگا، یعنی نل اینڈ وائڈ ہوگا۔ مرد و عورت میں سے کوئی ایک مرتد ہو یا مرد غیر مسلم اور عورت مسلمان ہو تو نکاح باطل ہوگا کہ یہاں محل نکاح میں خلل ہے، یعنی مرد یا عورت دونوں میں سے کوئی ایک بھی مرتد ہوتا ہے، یعنی دین اسلام سے ہٹ جاتا ہے تو نکاح باطل ہوگا، ان دونوں کے بیچ نکاح ہی نہیں ہوگا۔ یا مرد اگر غیر مسلم ہے، نان مسلم ہے اور عورت مسلمان ہے تو نکاح باطل ہو جائے گا۔ ایسی خاتون سے نکاح جو خرابت، رضاعت یا مصاہرت کی وجہ سے نکاح کرنے والے پر حرام ہو تب بھی نکاح باطل ہوگا۔ مثال کے طور پر کسی نے بہن سے نکاح کیا ہے تو وہ باطل نکاح ہے، وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرے گا۔ اس طرح سے کوئی اپنی ساس سے نکاح کرتا ہے تو یہ بھی باطل نکاح ہے، وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرے گا۔ یا وہ عورت جو دوسرے شخص کی بیوی ہو یا دوسرے کی عدت میں ہو یا خود نکاح کرنے والے کی متعلقہ ثلاثہ ہو اور حلالہ نہ ہوا ہو، یعنی ایک ایسی عورت نکاح کر رہی ہے کسی دوسرے شخص سے جو کہ ابھی پہلے شخص کے نکاح میں ہو یا کسی اور شخص کی عدت میں ہو، وہ نکاح کرتی ہے، یا خود نکاح کرنے والے شخص کی متعلقہ ثلاثہ ہو، یعنی اس کو 3 بار طلاق ہو چکی ہو اور حلالہ نہ ہوا ہو تب بھی وہ نکاح نہیں کر سکتی۔ یا ایسی عورت سے نکاح کرنا جسے موجودہ بیوی کے رہتے ہوئے نکاح کرنا حرام ہو، یعنی آدمی ایک ایسی عورت سے نکاح کر رہا ہے جس سے نکاح جائز نہیں چونکہ وہ موجودہ بیوی کے محرم رشتہ داروں میں سے ہو۔ مثال کے طور پر اگر وہ بیوی کی بہن ہو یا خالہ ہو یا پھوپھی ہو یا بھانجی بھتیجی ہو تب بھی شوہر کے لیے ایسی عورت سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر وہ نکاح کرتا ہے تو یہ نکاح باطل ہوگا۔ ان تمام صورتوں میں نکاح باطل ہے کیونکہ ان صورتوں میں نکاح کا صحیح محل نہیں پایا جا رہا ہے۔ تیسری قسم ہے نکاح کی نکاح فاسد یعنی انویلڈ میرج۔ نکاح فاسد وہ نکاح ہے جو نہ صحیح ہو اور نہ باطل، اور بعض اہل علم نے کہا کہ نکاح فاسد وہ نکاح ہے جس کے ناجائز ہونے پر اہل سنت والجماعت کا اتفاق نہ ہو۔ یعنی نکاح فاسد کا ڈیفینیشن یہ ہے کہ جو نہ پوری طرح سے صحیح ہو، جو نہ ہی پوری طرح سے باطل ہو، اور نکاح فاسد ایک ایسا نکاح ہے جس کے ناجائز ہونے پر اہل سنت والجماعت کا اتفاق نہ ہو۔ نکاح باطل کے علاوہ وہ تمام نکاح جو غیر صحیح ہوں فاسد قرار پائیں گے، جیسے بغیر گواہوں کے نکاح۔ مثال کے طور پر ایک ایسا نکاح ہے جس میں گواہی موجود نہ ہو تو یہ نکاح فاسد ہوگا۔ اس طرح اس عورت کے اصولی اور فروعی رشتہ دار سے نکاح جس کو مرد نے شہوت کے ساتھ چھویا ہے، اس کی شرمگاہ کو شہوت کے ساتھ دیکھا ہو تو یہ بھی نکاح فاسد ہے۔ نکاح باطل و فاسد کا حکم، یعنی ان کے کیا کانسیکوینسز ہوتے ہیں، ان کے کیا ایفیکٹس ہیں، وہ دیکھیں گے۔ نکاح باطل کو چونکہ شریعت نے کسی بھی درجے میں نکاح تسلیم نہیں کیا ہے، اس لیے نکاح سے ثبوت نسب، میراث اور دوسرے احکام نکاح متعلق نہیں ہوں گے۔ یعنی نکاح باطل چونکہ کمپلیٹلی نل اینڈ وائڈ میرج ہے، اسی لیے اس سے نہ ہی کوئی وارث ٹھہرے گا نہ ہی کوئی میراث پائے گا، بلکہ اولاد کا نسب قائم نہیں ہوگا، ریس اسٹیبلش نہیں ہوگی۔ نکاح فاسد میں بھی بیوی سے جنسی تعلق قائم کرنے سے پہلے علیحدگی ہو جائے تو نکاح باطل کی طرح نکاح کے احکام مرتب نہیں ہوں گے۔ یعنی اگر نکاح فاسد ہوا ہے اور میاں بیوی کے بیچ انٹرکورس ہونے سے پہلے اگر علیحدگی ہو جاتی ہے تو نکاح باطل کی طرح نکاح کے کوئی احکام نکاح فاسد پر بھی لاگو نہیں ہوں گے۔ لیکن نکاح فاسد میں جنسی تعلق قائم ہو گیا ہو تو درج ذیل احکام ثابت ہوں گے۔ یعنی نکاح فاسد ہونے کے بعد اگر میاں بیوی میں انٹرکورس ہوتا ہو تو اس کے کانسیکوینسز اس طرح سے ہیں۔ اگر علیحدگی سے پہلے بچہ پیدا ہو جائے یا علیحدگی کے 2 سال کے اندر بچہ پیدا ہو جائے تو نسب ثابت ہوگا۔ یعنی ایسے نکاح سے جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی ریس اسٹیبلش ہوتی ہے، اس کو اس کے باپ کا نام مل جائے گا۔ اگر یہ علیحدگی کے 2 سال کے اندر پیدا ہوتا ہے تو مہر المثل اور مقررہ مہر میں جو حکم ہو شوہر پر واجب ہوگا۔ یعنی اگر نکاح فاسد بھی ہو تب بھی شوہر پر بیوی کا مہر دینا واجب ہوگا، اور اگر بوقت نکاح کوئی مہر مقرر نہیں ہوا تھا تو مہر المثل واجب ہوگا۔ یعنی نکاح فاسد میں اگر کوئی مہر
मुकर्रर ना हुआ था तब भी शौहर पर महरुल मिसल देना वाजिब होगा। मर्द औरत एक दूसरे से अलहदगी इख्तियार कर लें और अगर वो ऐसा ना करें तो काजी उनके दरमियान तफरीक कर दे। यानी अगर निकाह फासिद है तो मियाँ बीवी के लिए ज़रूरी है कि वो अलहदगी इख्तियार कर लें और अगर वो ना करें तो काजी उनके दरमियान तफरीक कर दे, यानी लीगल सेपरेशन कर दे। खुद से अलहदगी या काजी की तफरीक के बाद इद्दत वाजिब होगी, यानी मियाँ बीवी में जब सेपरेशन हो जाएगा तब बीवी पर इद्दत वाजिब होगी, हुर्मत मुसाहरत साबित हो जाएगी। यानी जो इन लॉस के रिश्ते हराम हो जाते हैं निकाह के सबब, वो तमाम निकाह फासिद से भी हराम हो जाएंगे। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।